स्टॉक मार्केट में आप चाहे ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग, अगर आपको सही से सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप भविष्य में भारी नुकसान झेलने वाले हैं। इस वीडियो में हम सही से सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे और कई सवालों के जवाब भी जानेंगे, जैसे कि क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में उपयोग किया जा सकता है, और क्या सही में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की सही समझ आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकती है। मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरी ट्रेडिंग के शुरुआती समय में सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस की सही समझ ने मुझे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग में काफी मदद की, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर खींची हुई लाइंस नहीं है, बल्कि ये आपके ट्रेडिंग डिसीजन के सबसे बड़े हथियार हैं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी आराम से कर सकते हैं। परंतु सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते समय कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ तो करते हैं, पर क्या आपका भी चार्ट लाइंस से भर जाता है और स्क्रीन बहुत गंदी दिखने लगती है और आप चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हों या एक्सपर्ट, इस वीडियो में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। भले ही यह वीडियो लंबी होने वाली है, पर आप इसे आखिर तक जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर इतनी गहरी और एक साथ जानकारी न तो किसी यूट्यूब वीडियो में मिलेगी और न ही किसी कोर्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहला, सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसे कहते हैं और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा, कैसे अप ट्रेंड में पीक्स और बॉटम्स एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाते हैं। तीसरा, कैसे स्टॉक्स और इंडेक्स में राउंड नंबर्स एक पोटेंशियल क्षमता रखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने की। चौथा, कैसे ट्रेंड लाइंस, प्राइस गैप्स और मूविंग एवरेजेस भी एक पोटेंशियल क्षमता रखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने की। पांचवा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के फेलियर्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं, और साथ ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर कैंडल स्टिक्स का व्यवहार कैसा होता है। इन सभी टॉपिक्स को लाइव उदाहरणों के साथ समझेंगे और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं खुद सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूं। चलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को गहराई से समझते हैं। सोचिए, आप एक मकान के अंदर खड़े हैं। नीचे आपके पैरों के तले एक मजबूत फ्लोर है जो आपको गिरने नहीं देगा। इसे सपोर्ट कह सकते हैं। वहीं आपके सिर के ऊपर एक मजबूत सीलिंग है जो आपको ऊपर जाने से रोकती है। इसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। चार्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जानते हैं। चार्ट में सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां करंट प्राइस के नीचे का एक लेवल को ट्रेडर्स स्वीकार कर लेते हैं कि इस लेवल पर बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि सेलिंग प्रेशर को ओवरकम कर देगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। सपोर्ट एरिया को मकान के फ्लोर जैसा मान लीजिए। इस एरिया में प्राइस आने पर फ्लोर, जिसे सपोर्ट कहते हैं, प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा, क्योंकि यहां बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस एरिया में प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करके रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा या साइडवे ट्रेंड फॉलो करेगा। लेकिन अगर प्राइस फ्लोर के नीचे चला जाता है तो इसे ब्रेकआउट माना जाएगा। जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसे बायर्स की कमजोरी का संकेत माना जाएगा और प्राइस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। उसी तरह रेसिस्टेंस भी एक ऐसा एरिया है जहां करंट प्राइस के ऊपर का एक लेवल ट्रेडर्स स्वीकार कर लेते हैं कि इस लेवल पर सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि बाइंग प्रेशर को ओवरकम कर देगा। रेसिस्टेंस एरिया को मकान की सीलिंग मान लीजिए। इस एरिया में प्राइस आने पर सीलिंग, जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं, प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि यहां सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस एरिया में प्राइस रेसिस्टेंस को टेस्ट करके रिवर्स हो जाएगा, मतलब नीचे जाएगा या साइडवे ट्रेंड फॉलो करेगा। लेकिन अगर प्राइस सीलिंग के ऊपर चला जाता है तो इसे ब्रेकआउट माना जाएगा। जब रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसे सेलर्स की कमजोरी का संकेत माना जाएगा और प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सपोर्ट और रेसिस्टेंस कोई रैंडम लेवल्स नहीं है। चार्ट के ये एरियाज में इतना पोटेंशियल है कि ट्रेंड को रोक सकते हैं, और ज्यादातर सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस के पीक्स या बॉटम्स पर बनते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, उसका महत्व मकान के फ्लोर और सीलिंग जैसा ही होता है। पर यदि टाइम फ्रेम बड़ा हो तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का महत्व भी ज्यादा होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स 52 वीक के सपोर्ट या रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो कई न्यूज पोर्टल पर उस स्टॉक या इंडेक्स की चर्चा होने लगती है।
स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे या 1 वीक का टाइम फ्रेम ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि इसमें लोग कई महीनों तक पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं। वहीं इंट्राडे में टाइम फ्रेम अलग होता है, क्योंकि इसमें लोग अपनी सुविधा के अनुसार 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट पर चार्ट का एनालिसिस करते हैं। इसके आधार पर वे आधे घंटे, 1 घंटे या 4 घंटे पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, लोग अपनी सुविधा के अनुसार 15 मिनट या 45 मिनट पर भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। आगे हम चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो वह पीछे पीक्स और बॉटम्स बनाते जाता है, जिसे हम लोग हायर लो और हायर हाई भी कहते हैं। लेकिन ये पीक्स और बॉटम्स बहुत अहम हैं, क्योंकि ये हर एक पीक और बॉटम एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, और अप ट्रेंड को जारी रखने के लिए प्राइस को नए पीक्स को तोड़ने होंगे और नए हाई बनाने होंगे। पर जब प्राइस पुल बैक करके नीचे आने लगेगा तो पहले वाला सपोर्ट लेवल प्राइस को होल्ड करके रखना होगा। और अगर प्राइस को अप ट्रेंड जारी रखना है तो उसे पिछले हायर हाई को ब्रेक करके नए हायर हाइज बनाने होंगे। लेकिन अगर प्राइस पिछले हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया तो स्टॉक हायर हाई और हायर लो के बीच कंसोलिडेट करने लगेगा। जैसे कि इस बुलिश चार्ट में एक नंबर पर जो हायर हाई बना है वह एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा और उसे तोड़कर प्राइस अप ट्रेंड को जारी रखा। उसी तरह दूसरे नंबर पर जो हायर हाई बना है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन जब प्राइस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया तो एक नंबर का सपोर्ट जोन प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, और प्राइस ने फिर से अप ट्रेंड को जारी रखने के लिए दूसरे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और तीसरा हायर हाई बनाया, जो एक बार फिर रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम किया। इसके बाद जब प्राइस नीचे आया और दूसरे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, लेकिन सही से देखिए, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने में असफल रहा। कुछ समय के लिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया और फिर अप ट्रेंड को जारी रखने के लिए तीसरे रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा। इसी तरह प्राइस ने चौथा, पांचवा और छठा हायर हाई बनाया, जो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम किया, और हर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। लेकिन आप चौथे रेजिस्टेंस लेवल को देखिए। जब यह सपोर्ट जोन बना तो इसका इतना पोटेंशियल था कि इसने 3 बार प्राइस को सपोर्ट किया और इस जोन को तोड़ने नहीं दिया। स्क्रीन पर जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो एक समय रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो प्राइस ज्यादातर करेक्शन करने के लिए पुल बैक करके नीचे आता है। पर जो लेवल या जोन एक समय रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसी तरह जब ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस ज्यादातर करेक्शन करने के लिए पुल बैक करके ऊपर आता है। पर जो लेवल या जोन एक समय सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब कभी भी मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना रोल रिवर्स करें तो यहां पर पैनिक या मार्केट से एग्जिट होने के बजाय एक इंपॉर्टेंट क्लू का इस्तेमाल करें, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम के एनालिसिस करके आप कैंडलस्टिक या ट्रेंड्स के स्ट्रेंथ के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लेवल और जॉन में क्या अंतर है। जब कभी भी हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो उसे लेवल से या जॉन से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लेवल या जॉन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेवल से ड्रॉ करके देखेंगे। एक लाइन को कैंडलस्टिक के ऊपर से खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइन ज्यादा से ज्यादा कैंडलस्टिक को टच करे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोग कुछ और चार्ट्स को लाइन से मतलब कि लेवल से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करके देखते हैं। जॉन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए एक रेक्टेंगल लेंगे और उससे एक जोन क्रिएट करेंगे कैंडलस्टिक के ऊपर और नीचे, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को डिनोट करेगा। कुछ और चार्ट्स को देख लेते हैं, रेक्टेंगल से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करके देखते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे स्टॉक्स या इंडेक्स में राउंड नंबर भी काफी पोटेंशियल रखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस करंट प्राइस के कुछ इंटरवल्स में होता है, जैसे कि करंट प्राइस 0 या 5 से खत्म हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 50, 100, 1000 आदि पर 100 वाला या 1000 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर स्टॉक और इंडेक्स में प्राइस राउंड नंबर पर जाने पर प्राइस पुल बैक करके नीचे आने लगता है, क्योंकि राउंड नंबर इनविजिबल बैरियर्स होते हैं। अगर प्राइस एक से ज्यादा बार उस राउंड नंबर से रिट्रीट हुआ तो प्राइस एक्शन खुद एक विजिबल सीलिंग या फ्लोर सेटअप कर देगा उस लेवल पर। और ये बहुत कॉमन है मार्केट के बड़े बड़े इंडेक्स या एवरेजेस में जो 100 और 1000 से खत्म होते हैं, क्योंकि ये नंबर साइकोलॉजिकली बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जो ट्रेडर्स क्लोजली देखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा जब सेंसेक्स ने 80,000 के लेवल को ब्रेक किया था। अब देखेंगे कैसे ट्रेंड लाइंस, प्राइस गैप्स और मूविंग एवरेज भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। पहले हम लोग ट्रेंड लाइंस को देखेंगे। प्राइस जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है तो प्राइस टेस्ट करने के लिए एक लेवल पर बार बार आता है, जिससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट हो जाता है। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना बहुत आसान है, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं। अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल एक चैनल की तरह दिखता है। और अब देखेंगे कि कैसे प्राइस गैप्स भी एक पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। दो लगातार कैंडल बार्स के बीच जो खाली जगह होती है उसी को प्राइस गैप्स कहते हैं। अगर करंट प्राइस कैंडल बार के बीच खाली जगह छोड़कर प्राइस ऊपर स्टार्ट हो तो उसे गैप अप कहते हैं। अगर कोई स्टॉक गैप अप होता है तो वह नीचे जो खाली जगह से पहले वाली कैंडल बार के टॉप पर एक सपोर्ट लेवल बनाता है, और जब प्राइस नीचे आने लगता है तो वह लेवल सपोर्ट प्रदान करता है। और यदि उस लेवल को प्राइस ब्रेक करके नीचे आ जाए तो ट्रेंड बेरिश हो जाता है। और इसके ठीक उल्टा, अगर करंट प्राइस कैंडल बार के बीच खाली जगह छोड़कर प्राइस नीचे स्टार्ट हो तो उसे गैप डाउन कहते हैं। अगर कोई स्टॉक गैप डाउन होता है तो वह ऊपर जो खाली जगह से पहले वाली कैंडल बार के नीचे एक सपोर्ट लेवल बनाता है, और जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वह लेवल रेजिस्टेंस प्रदान करता है। और यदि उस लेवल को प्राइस ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो ट्रेंड बुलिश हो जाता है। और कभी कभी जब पूरा गैप प्राइस भर नहीं पाता तो जो दो प्राइस बार्स के बीच में वैक्यूम बनता है वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करने लगता है। तो चलिए अब मूविंग एवरेजेस को देखते हैं। आज के समय में जैसे टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग पॉपुलर हुआ, उसके साथ ही कई टूल्स की इंपॉर्टेंस भी सामने आई, जैसे मूविंग एवरेजेस। ट्रेडर्स जो सबसे ज्यादा मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं वो हैं 50 और 200 पीरियड का। ये मूविंग एवरेजेस के पास पोटेंशियल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सिग्नल प्रदान करने का, क्योंकि जब प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के नजदीक आता है तो ट्रेडर्स इसे बाय और सेल के सिग्नल जैसा रिएक्ट करते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग एवरेज है जो अप्रॉक्सीमेटली 10 हफ्तों के बराबर का औसत है। और ज्यादातर ट्रेडर्स 50 डे मूविंग एवरेज को वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। और जब प्राइस ऊपर जाता है तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर जाता है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज वीकली और डेली चार्ट पर बहुत अच्छे से सिंक करता है। 200 मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, क्योंकि यह अप्रॉक्सीमेटली 40 हफ्तों के बराबर मूविंग एवरेज होते हैं, और इसे ट्रेडर्स वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस दोनों अपनी मजबूती हर टाइम फ्रेम पर दिखाते हैं, और ये दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा टूल बनाते हैं जो ट्रेंड के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी सिग्नल्स देते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सा मूविंग एवरेज अच्छा है तो यह आर्ग्यूमेंट छेड़ने जैसा है, क्योंकि किसी को सिंपल या किसी को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना पसंद है, पर मेरे हिसाब से ये एक पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने 50 डे एमए और 200 डे एमए को जाना, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा, तो चलिए अब बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल्स की जो हर बिगिनर ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होने चाहिए, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन क्रॉसओवर की। यह तब होता है जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड मजबूत हो रहा है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर को अक्सर
बुलिश सिग्नल माना जाता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। एक तरह से यह बाइंग अपॉर्चुनिटी का ग्रीन सिग्नल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस सिग्नल को कंफर्म करने के लिए दूसरे इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं डेथ क्रॉसओवर की। यह तब होता है जब 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है। यह गोल्डन क्रॉसओवर का उल्टा होता है और इसे अक्सर बेयरिश सिग्नल माना जाता है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। यह एक वार्निंग साइन हो सकता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला है और ट्रेडर्स इस समय सेलिंग या शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये क्रॉसओवर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये मार्केट के मोमेंटम का सिग्नल देते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर अक्सर एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल देता है और डेथ क्रॉसओवर एक प्रोलॉन्ग्ड डाउनवर्ड ट्रेंड का इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन याद रहे, कोई भी सिग्नल 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए इन्हें कंफर्म करने के लिए RSI, MACD या वॉल्यूम एनालिसिस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। और साथ ही अगर आप इस सिग्नल की मदद से मार्केट में लॉस से बचना चाहते हैं तो इन क्रॉसओवर्स को डेली या वीकली चार्ट्स पर यूज करें ज्यादा रिलायबल रिजल्ट्स के लिए। और कभी भी सिर्फ इन सिग्नल्स पर आंख बंद करके रिलाय मत करें। मार्केट कंडीशन और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंफर्म करें और सबसे पहले हिस्टोरिकल चार्ट्स पर इन पैटर्न्स को पहचानने की प्रैक्टिस करें लाइव ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने से पहले। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या अंतर होता है। SMA, जिसको सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, वह एक स्पेसिफिक पीरियड के एवरेज प्राइस को दिखाता है, जिससे SMA ज्यादा स्मूथ और प्राइस चेंजेस के प्रति कम सेंसिटिव होता है। SMA लॉन्ग टर्म के ट्रेंड में कम वॉलेटाइल होता है। EMA, जिसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, वह रिसेंट के प्राइस को ज्यादा महत्व देता है, जिससे यह नए डेटा के ऊपर निर्भर रहता है। EMA रीसेंट प्राइस मूवमेंट के बारे में बताता है, जिससे ट्रेंड्स को पहले पकड़ने में मदद मिलती है। हालांकि कभी-कभी रीसेंट प्राइस पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह फॉल्स सिग्नल्स भी दे सकता है। लेकिन EMA को ज्यादातर वॉलेटाइल मार्केट में क्विक डिसीजन या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान देने की है कि शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि 10 डे या 20 डे मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं। वहीं लॉन्ग पीरियड में, जैसे कि 50 दिन और 200 दिन का मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे रिजल्ट के लिए SMA और EMA दोनों का एक साथ इस्तेमाल करें। तो चलिए अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फेलियर्स के बारे में बात करते हैं। याद रखिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई सटीक लेवल या इनफ्लेक्सिबल बैरियर्स नहीं है, तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए कि प्राइस किसी लेवल से बिल्कुल सटीक शार्प टर्न ले लेगा, बल्कि प्राइस कभी-कभी लेवल के ऊपर से या नीचे से टर्न ले सकता है। इसलिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन की तरह कंसिडर करेंगे, न कि कोई एक शार्प टर्निंग पॉइंट। और याद रखिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कोई परमानेंट लेवल नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस समय-समय पर बदलती रहती हैं और ज्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टूट जाते हैं क्योंकि ट्रेडर्स नई हायर हाई और लोअर लो को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये मजबूत फ्लोर और सीलिंग के टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी से संबंधित न्यूज, सरकार की नीति, सेक्टर का ट्रेंड बदलना, बिजनेस साइकिल या मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव, कंपनी के फंडामेंटल्स में बदलाव, जिससे कंपनी को भविष्य में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, कोरोना जैसी महामारी का आना या रिसेशन का आना, और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर कोई कारण छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ये इवेंट्स कई सालों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं। जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब प्राइस फिर से पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया में आएगा तो वह फिर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ इसलिए करते हैं ताकि यह समझ सकें कि भविष्य में प्राइस को कहां से सपोर्ट मिलेगा या फिर कहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन क्या हो अगर आपको पहले से यह पता चल जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया में प्राइस कहां से बाउंस करेगा? इसके लिए सबसे उपयोगी टूल है कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न्स, क्योंकि यह पैटर्न अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया पर या उसके आसपास बनते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस एरिया में बना है, जिसे हम बेरिश हैंगिंग मैन कहते हैं। वास्तव में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक एक वार्निंग देता है कि बुलिश अपट्रेंड खत्म होने वाला है या प्राइस रिटेस्ट करने के लिए नीचे आने वाला है।
ये कैंडलस्टिक ये भी दिखाता है कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल बायर्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। अब हम बेरिश हैंगिंग मैन पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के थोड़ा ऊपर होगा और हमारा टारगेट नीचे के सपोर्ट पर रहेगा। चलिए अब एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक को देखते हैं जो सपोर्ट एरिया में बनता है, और वह है हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक तब बनता है जब मार्केट रिकवर हो रहा हो, लेकिन बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड ना करें। तभी ट्रेड करें जब हैमर के बाद वाला कैंडल ऊपर क्लोज हो। और याद रखिए कि हैमर कैंडलस्टिक का कलर रेड या ग्रीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कॉन्फर्मेशन का वेट करना जरूरी है। अब हैमर कैंडलस्टिक पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के बॉडी के नीचे लेंगे और हमारा टारगेट रेजिस्टेंस होगा। इसके अलावा और भी कई रिवर्सल कैंडलस्टिक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनते हैं, जो हमें पहले ही यह संकेत दे देते हैं कि प्राइस कहां से टर्न लेने वाला है, जैसे कि शूटिंग स्टार, डोजी, बुलिश पियर्सिंग और कई तरह के पैटर्न्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बनते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिवर्सल कैंडलस्टिक बने। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जब कभी भी मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूं। तो अब हम लोग निफ्टी 50 के टॉप 5 स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखते हैं। पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं।
तो चलिए अब सरप्राइज की बात करते हैं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। और वह सरप्राइज है टाइम फ्रेम और बेस्ट टाइम फॉर स्टॉप लॉस हंटिंग। क्योंकि आप में से बहुत लोग ये सवाल करते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वह है 1 मिनट और 3 मिनट। दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन 3 मिनट के ऊपर नहीं जाना है। न 5 मिनट, न 10 मिनट और न 15 मिनट, सिर्फ 3 मिनट और 1 मिनट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम से हर 1 मिनट की कैंडल्स का साइकोलॉजी का पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट रुक रहा है या कुछ और हो रहा है। ये सब समझने में मदद मिलती है। इससे डिसीजन लेने में आसानी होती है। इसलिए 3 मिनट या 1 मिनट दोनों ठीक हैं, लेकिन 1 मिनट सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर कॉन्फर्मेशन लेना चाहते हैं तो 3 मिनट पर देख सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना है। तो चलिए अब देखते कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मोस्टली जो बेस्ट टाइम रहेगा वो रहेगा 9:15 से 10:30 के बीच में रहेगा, जो कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला रहेगा बाकी टाइम के मुकाबले। क्योंकि ये जो सेशन होता है मॉर्निंग वाला, इसमें स्टॉप लॉस तेजी से हंट होता है और बड़े बड़े जो मूवमेंट होते हैं, जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहां से एसएल हंट होना चालू हुआ तो 400 पॉइंट तक भागा है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरकर साइडवे हो गया है। तो जो बेस्ट मोमेंटम होता है वो सुबह के 1 घंटे से 1.5 घंटे में ही होता है। तो उसको ही आपको पकड़ना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम को कैच करना जरूरी है, क्योंकि प्रीमियम डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए आपको सुबह वाला ट्रेड को पकड़ना है, और जब सुबह ही प्रॉफिट हो गया तो बाद में आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाद में भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि 11 बजे तक एसएल हंटिंग बहुत ही आराम से काम करेगा, और 11 बजे के बाद भी काम करेगा, लेकिन जो मोमेंटम आप चाहोगे वह नहीं मिलेगा। जैसे कि 100, 200 या 500 पॉइंट का जो बड़ा मोमेंटम होता है वो नहीं मिलेगा। अगर आप छोटे पॉइंट्स लेकर खुश रहना चाहते हो तो जैसे यहां देखिए, आप 100 पॉइंट का मोमेंटम कैच कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ऊपर गया और आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि 11 बजे के बाद 100 पॉइंट से ज्यादा के मोमेंटम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। अगर मुझे सुबह वाला ट्रेड नहीं मिला तो मैं दिन भर ट्रेडिंग नहीं करता हूं। मैं जबरदस्ती या ओवर ट्रेडिंग से भी बचता हूं, और आपको भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको लॉस से बचाएगा। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि मैंने क्यों 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट कहा था, इसे एक बार और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन बना है, और यहां पर कुछ समय के लिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मुश्किल से ये कंसोलिडेशन दिखेगा। जैसे कि अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मुश्किल से 2 कैंडल्स दिखती हैं, जो ट्रेड लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूं तो वह कंसोलिडेशन दिखता ही नहीं है। इससे आपको ट्रेड लेने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, क्योंकि इससे मार्केट की साइकोलॉजी का पता चलता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एसएल हंटिंग को स्टॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इसे सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही इस्तेमाल करता हूं। अगर आप चाहो तो स्टॉक्स में भी इसे आजमा सकते हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एसएल हंटिंग को निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें